तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2 इतिहास का क्लास 10। ठीक, तो अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर। अभी पहला लेक्चर हुआ था, उसमें दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तो हम उसमें कुछ पढ़े थे, कुछ जो लास्ट में हमारी बात की गई थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट में हम पढ़े थे असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा हत्याकांड, फिर हम देखते हैं साइमन कमीशन पढ़े थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष उस समय देखो सर जॉन साइमन था। साइमन कमीशन जब भारत आया था, फिर हम देखते हैं साइमन कमीशन को वापस जाने का नारा लगाया गया था। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। साइमन कमीशन वापस जाओ या गो साइमन गो का नारा लगाया गया था। फिर हम देखते हैं कि 1929 में, कब देखते हैं? अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन। कौन? लॉर्ड इरविन, जो क्या है? वायसराय है। वायसराय, जो कौन है? वायसराय। वायसराय का मतलब होता है, वायसराय का मतलब होता है कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा अधिकारी। ये क्या कहता है भारत के लोगों से कि हम तुम्हारा जो राज्य देश है उसको डोमिनियन स्टेट बना देंगे। क्या बना देंगे? डोमिनियन स्टेट। ठीक, तो डोमिनियन स्टेट बनाने की बात करता है, लेकिन भारत के लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके बाद भारत के लोग कहते हैं कि अभी तक हम केवल थोड़ी सी आज़ादी मांग रहे थे, मतलब भारत के लोग सोच रहे थे कि उन्हें कुछ छूट दी जाए, लेकिन अब वो लोग कहते हैं, जैसे ये कहता है कि हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे, तो भारत के लोग कहते हैं अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। क्या चाहिए? पूरी आज़ादी। तो फिर हम देखते हैं दिसंबर 1929 में एक मीटिंग होती है। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक, लाहौर अधिवेशन। ठीक, लाहौर अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? ठीक, लाहौर में देखो। फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फिर हम देखते हैं इनके द्वारा फिर मांग की जाती है कि क्या 1930 में कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये कब मांगा जाता है? 26 जनवरी को देखते हैं मनाया जाता है पूर्ण स्वाधीनता दिवस। कौन सा दिवस? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। कब? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है भैया। तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। क्या करने के लिए? कि भारतीय लोग कह रहे थे पहले हमें कुछ क्षेत्रों के लिए आज़ादी चाहिए, लेकिन बाद में यही कहते हैं कि हमें पूरे क्षेत्र के लिए आज़ादी चाहिए, कि हमें पूरा देश आज़ाद चाहिए। जिसके बाद पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 में। फिर हम देखते हैं गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं। कौन? गांधी जी जो थे वो लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं। गांधी जी किसको? लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं इरविन। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो याद रखिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा टॉपिक तैयार है, पूरा चैप्टर तैयार, कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें। बस एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा जो आप लोग को दिया जाएगा। अगर इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप लोग का पूरा चैप्टर तैयार और नंबर एकदम फिक्स रहेगा, वो कम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं गांधी जी बात करते हैं कि लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं। जब ये पत्र लिखा जाता है तो उसमें 4 महीने 11 बातें रखी जाती है। पहले देखो कितनी शर्तें? 11 बातें या 11 शर्तें रखी जाती हैं, जो 4 महीने तक इंतजार करते हैं गांधी जी। कितने दिन तक? 4 महीने तक इंतजार करते हैं गांधी जी की। अगर हो सकता है लॉर्ड इरविन का रिप्लाई आए तो उसका इंतजार करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो रिप्लाई कुछ नहीं करता। क्या करता है? रिप्लाई मतलब जवाब नहीं भेजता है, जिससे गांधी जी कहते हैं कि ये अंग्रेज हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। गांधी जी कहते हैं लोगों से ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं? हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो हम क्या करेंगे? अब हम भी इनकी बातों को नहीं सुनेंगे, इनका हम कुछ अब सहयोग नहीं करेंगे, ये गांधी जी कहते हैं। फिर हम देखते हैं क्या होता है। अब गांधी जी कहते हैं अपने साथियों के साथ निकलते हैं, फिर शुरू होता है दांडी मार्च। ठीक, 78 अनुयायी के साथ निकलते हैं। अनुयायी 24 दिन की यात्रा तय करते हैं। कितने दिन की? 24 दिन की, और 240 मील चलते हैं। ठीक, ये देखो दांडी मार्च जो शुरू हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ पर गांधी जी कितने अनुयायी के साथ? 78। और कब निकलते? कितने दिन के लिए निकलते हैं? 24 दिन चलते हैं और 240 मील चलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? साबरमती आश्रम गुजरात। साबरमती आश्रम गुजरात। साबरमती आश्रम गुजरात से निकलते हैं। ठीक, और वही गुजरात में ही है, ध्यान रखना, दांडी भी। तो दांडी पर पहुंचते हैं और सबसे पहले नमक बनाते हैं। नमक कानून यहाँ तोड़ा जाता है, इसी को बोला जाता है नमक कानून। क्या रखिएगा? एक नाम इसका और नमक कानून। और जैसे ये कानून तोड़ा जाता है तैसे एक आंदोलन और शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, एक आंदोलन शुरू होता है जिसे क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाता है कब शुरू हुआ था, तो ध्यान रखना जब नमक कानून तोड़ा गया था तो 1930 में ही शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1930 में। तो इसी में हम देखते हैं जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो तेजी से लोग बहिष्कार करना शुरू करते हैं, सहयोग करना बंद कर देते हैं अंग्रेजों का। इसमें पहले शामिल होते हैं किसान। कौन शामिल होते हैं? किसान। फिर मजदूर। मजदूर शामिल होने की कोशिश करते हैं लेकिन शामिल नहीं होने पाते। महिलाएं हो गई, दलित वर्ग, देखो किसान हो गई, महिलाएं होंगी, मजदूर हो गई, उसके बाद दलित वर्ग है, उसके बाद हम देखते हैं व्यापारी भी इसमें शामिल थे। ये हो गए, इसमें 4-5 लोग तो फिर हम देखेंगे अब इतने हो गए, इसमें शामिल हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो किसान लोग सोचने लगे इनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया उसको माफ कर दिया जाएगा, इसलिए वो लोग इसमें शामिल हो गए और तेजी से विरोध करने लगे। कैसे विरोध करने लगी? तेजी से, कि हो सकता है हम लोग को इससे बाद टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा, अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का साथ देंगे तो हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन गांधी जी को जब देखता है आंदोलन करते हुए कौन? इरविन देखता है कि जब इरविन देखता है कि गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, तो गांधी जी को बुलाता है, गांधी जी को बुलाता है और फिर इसी को हम बोलते हैं लॉर्ड इरविन समझौता या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता या इसी को दिल्ली समझौता भी कहा गया है, कहेंगे ध्यान रखिएगा क्योंकि दिल्ली में हुआ था दिल्ली समझौता। ठीक, दिल्ली समझौता हुआ था। तो जिसमें हम देखते हैं गांधी जी से कहता है कि आपकी कुछ मांगे थी जो पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन हम तो छोटे से अधिकारी हैं। देखो कितना होशियारी लगा रहा है इरविन, इस आंदोलन को रोकने के लिए कितना दिमाग लगा रहा है। कौन? इरविन। इसको रोकने के लिए इतना अच्छा दिमाग लगा रहा है। वो गांधी जी कहता है हम बहुत छोटे अधिकारी हैं। क्या है? हम बहुत छोटे अधिकारी हैं, तो हम तो इन सब पे एक्शन ले नहीं सकते हैं या हम इसको पूरा कर नहीं सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा लंदन। कहाँ जाना पड़ेगा? जो हमारा मेन कंपनी है वहाँ जाना पड़ेगा, जो हमारा मेन अध्यक्ष या कहा जाए जो हमारे मेन अधिकारी उनके पास जाना पड़ेगा आपको। तो वहाँ आपको कहना पड़ेगा ये सब बातें। अगर वहाँ आप कहते हैं तो हो सकता है आपकी ये बातें मान ली जाए, उसके बाद आपकी सभी जो बात है या शर्तें उनको स्वीकार कर लिया जाएगा। जो 11 शर्तें आपकी रखी गई थी उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर इनको गांधी जी जाते हैं कहाँ? हम देखते हैं जाते हैं गांधी जी दिसंबर 1931 में कहाँ जाते हैं? लंदन। हाँ लंदन, ठीक, लंदन जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन जहाँ अंग्रेजों के जहाँ भारत के हर एक बातों का चर्चा किया जाता था, भारत के ऊपर जितनी चर्चा होती थी वो गोलमेज सम्मेलन में ही होती थी। मेज गोल सा बनाया गया था, गोल के आकार का, वहाँ पर जो सम्मेलन होता था उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। वहाँ पर भारत के बारे में निर्णय लिया जाता था। ठीक, हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, लेकिन भारत को जो आज़ादी की बात होती है उसके लिए नहीं मानते। कौन? वहाँ के जो अधिकारी थे वो कहते हैं हम भारत को पूरा तरीके से आज़ाद नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद गांधी जी कहते हैं अब हम वापस जाएंगे। क्या कहते हैं? अब वो पहुंच गया है लंदन। अब ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये रुक गया। कब? 1931 में ये रुक गया। ठीक, अब ये रुक गया, ध्यान रखिएगा। ये रुकने के बाद अब गांधी जी जब वापस आते हैं 1932 में, कब आते हैं? 1932 में वापस आते हैं। कहाँ पर? भारत। तो जब भारत वो वापस आते हैं तो हम देखते हैं लेकिन उतना ज़्यादा इसमें अब दम नहीं रह गया क्योंकि आंदोलन जो था धीरे धीरे कम होने लगा। तो गांधी जी ने पुनः प्रयास किया। तो पहले सबसे पहले किसान जो इससे अलग हो गए। रीजन क्या था? कैसे अलग हो गए? ये ध्यान से सुना, ये आंदोलन चलता है 1930 से 1934 तक, बस खत्म हो जाता है। हम देखते हैं 1934 तक कैसे चला है, देखते हैं। तो जब 1932 में गांधी जी आते हैं तो देखते हैं किसानों को, जो किसान आस लगाकर पहली बार आंदोलन में जुड़े थे, उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हो सकता है हमारा इस आंदोलन से फायदा हो। लेकिन जब गांधी जी का एक आंदोलन बंद करके चले गए तो ये सोचने लगे कि कांग्रेस पार्टी हमारी कोई मदद नहीं करने वाली है, अब हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए लोग पीछे हट गए। यहाँ एक किसान वर्ग कमजोर हो गया। फिर उसके बाद महिलाएं भी इस आंदोलन में काफी तेजी से भाग ली थी। जब पहला आंदोलन शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, तो उसमें इतनी महिलाएं नहीं शामिल थी जितनी इस बार शामिल थी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं ज्यादा शामिल थी। लेकिन महिलाओं को कोई पद नहीं दिया गया था। महिलाएं जो थी उनको कोई पद न दिए जाने के कारण महिलाएं भी क्या हो गई, पीछे हट गई। ध्यान से सुनना, महिलाओं को कोई पद नहीं मिला था, इसलिए महिलाएं भी पीछे हट गई। अब दलित वर्ग को देखते हैं। जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग उस समय बी आर अम्बेडकर जी हम देखते हैं। अभी देखते हैं पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट। ध्यान से सुनना, पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट होता है 1932 में। कब होता है? 1932। ये क्या है? हम देखते हैं दलित वर्ग को न्याय या कहा जाए दलित वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि सभी को चुनाव समान रूप से, गांधी जी कहते हैं सभी को चुनाव समान रूप से होना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में दलित वर्ग ज्यादा है, अगर किसी क्षेत्र में दलित वर्ग ज्यादा है तो वहां पर चुनाव लड़ने का अधिकार केवल दलित वर्ग का होगा, वहां पर बाकी लोग का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये कहते हैं, लेकिन गांधी जी ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर दलित वर्ग को पूरा अधिकार दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच बैठक होती है कब? 1932 में पूना में। तो उसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक, तो जो पूना पैक्ट होता है कब होता है? 1932 में। इसमें समझौता होता है दोनों लोग के बीच में, फिर बात रखी जाती है, फिर दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, हमारा कुछ टॉपिक और है इंपॉर्टेंट। इसमें हम देखते हैं
कुछ और टॉपिक थोड़े बहुत बचे हुए हैं जिसको हम अगर एक बार पढ़ लें तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ते हैं आगे, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है। ये ध्यान रखना भैया, ऑप्शन में पूछा जाता है पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में। किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय की भावना। ठीक, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना जागृत होने लगी। राष्ट्र की भावना देखो, राष्ट्र की भावना, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना जागृत होना शुरू हो गई है। ठीक, हम देखते हैं यहाँ पर शुरू हो गई लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना। एक भारत माता का चित्र बनाया जाता है जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, भारत माता का चित्र प्रस्तुत यहाँ किया जाता है। फिर हम देखते हैं जिसके द्वारा कहा जाता है कि हमारी माता है, भारत हमारा देश हो क्या, हमारी माता के समान है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए और इसका हमें सुरक्षा भी करना चाहिए, ये कहा गया। फिर हम देखते हैं इसी में राष्ट्रध्वज बनाया गया, राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं वंदे मातरम भी गाया गया, वंदे मातरम किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देखो चटर्जी के द्वारा, देखो किसके द्वारा, वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रध्वज भी रखा गया किसी देश को सम्मान दिलाने के लिए। जानते हो क्या क्या होना चाहिए, भारत में एक चित्र होना चाहिए जो पहचान दिलाए कि यहाँ तुम्हारे भारत है। उसके बाद राष्ट्रध्वज होना चाहिए, उसके बाद वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रगान तो पहले ही था। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा इतिहास की पुनर्व्याख्या, तो ये हो गई राष्ट्र की भावना। राष्ट्र की भावना फैलाने के लिए क्या क्या चीजें की गई। उसके बाद हम देखते हैं इतिहास की पुनर्व्याख्या, इतिहास की पुनर्व्याख्या हुई। पुनर्व्याख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था कि ये भारत जो है बहुत ज़्यादा वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, भारत वैसे बहुत खोखला सा देश है, बहुत ठीक ठाक देश नहीं है। तो भारत के लोगों ने कहा कि ये जो अंग्रेज लिखे हैं ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब अच्छी बातें नहीं है। हमारा भारत पहले से महान है, हमारा भारत काफ़ी ज़्यादा धनवान था, लेकिन बाहर के लोग आए इसको लूट कर लेकर चले गए। तो ये कई इतिहासों के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा प्रस्तुत भी किया गया है कि भारत हमारा पहले से ही बहुत बढ़िया देश हुआ करता था, लेकिन बाद में सब लोग इसको लूट कर लेकर चले गए, इसलिए ये देश हमारा धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक, क्रिप्स प्रस्ताव देखो जैसे आया था साइमन कमीशन, वैसे है क्रिप्स प्रस्ताव, ध्यान से सुनना। तो क्रिप्स जो है वो देखना, उस समय हमारे यहाँ होते थे दो रियासत, प्रेसिडेंसी और एक देसी रियासत। जहाँ अंग्रेजों का हुकूमत होता था उसे प्रेसिडेंसी कहते हैं, जहाँ हमारे राजाओं का हुकूमत होता था उन्हें देसी रियासत कहा जाता था। तो वहाँ हम देखते हैं उस समय क्रिप्स जो आता है अंग्रेजों कहाँ से आता है, 1942 में हम देखते हैं क्रिप्स आता है कहाँ से, इंग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है, इंग्लैंड से आता है। वो कहता है जैसे साइमन कमीशन आया था उसी तरह ये भी आया था। तो 1942 में आता कहता है कि भारत को हम क्या करेंगे, आज़ादी तो दिया जाएगा, लेकिन जो भारत के राजा अगर भारत में रहना चाहे तो रह सकते हैं, नहीं वो भारत से बाहर कहीं भी जा सकते हैं। ये भारत को अलग करने की कोशिश करने लगा। भारत का जो लोग हैं उनको आपस में मतभेद करने की कोशिश करने लगा कि सब लोग आपस में लड़े भिड़े, वो अलग हो जाए, फिर से फूट डालने की कोशिश कर रहा था। तो भारत के लोगों ने कहा ठीक है हम अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत लोगों ने इसका कोई बात नहीं सुना, इससे कोई बात नहीं रखी गई। तो फिर हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी उसके बाद आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है कि अब सभी लोग कहते हैं कि भारत छोड़ो। और उसके बाद हम देखते हैं 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 के आंदोलन शुरू होता है। कब शुरू होता है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक, शुरू होता है। फिर हम देखते हैं इसी में गांधी जी एक नारा लगाते हैं, करो या मरो, करो या मरो। ठीक, गांधी जी के द्वारा नारा लगाया जाता है, गांधी जी के द्वारा एक नारा लगाया गया जिसे कहते हैं करो या मरो। और हम देखते हैं तो अब इसके बाद हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन ये चलता है 1945 तक। कब तक चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलता है, ध्यान रखना। तो 1945 तक चलता है। फिर इसके बाद 2 ही सालों बाद हमारा देश जो भारत एक नए तरह उभर कर आता है, आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं हमारे भारत को पूरी आज़ादी मिल जाती है। तो ये थी हमारे भारत की एक छोटी सी कहानी है। भारत में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर है उसको पूरा विस्तार से समझाया गया। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्या करें, नंबर पर मैसेज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भैया, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ना हम आपसे जुड़ पाएंगे, ना आप हमसे जुड़ पाएंगे, तो ना आपको हम नोट्स दे पाएंगे, ना आपका अच्छा नंबर आएगा। तो अच्छा नंबर लेने के लिए कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका नंबर, ध्यान रखिएगा, बढ़ेगा जरूर। और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विकल्प क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पेपर आते तक आप लोग का इतनी अच्छे से तैयारी करवा दिया जाएगा कि कभी आप बोलेंगे ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाएंगे भैया तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिर अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, तो इसको दोबारा लेक्चर 1 शॉर्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाएंगे तभी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक, धन्यवाद।